Topic is hydrocarbon and subtopic is preparation of alkane. Subtopic is preparation of alkane. First preparation is decarboxylation of a carboxylic acids. Decarboxylation of a carboxylic acids. First preparation is decarboxylation of a carboxylic acids. ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन से एल्केन का। डिकार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एनीथिंग। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि यदि किसी भी चीज से आप CO2 को बाहर निकालते हैं तो ऐसे चीज को डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो निश्चित तौर पर एल्केन के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है CO2 को रिमूव करना है। यदि किसी भी जगह पर इस हेडलाइन पर ही हम साइंटिफिकली कन्वर्ट करें तो RC≡OOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हम इससे CO2 को रिमूव करते हैं, यदि इस कंपाउंड से CO2 को रिमूव करते हैं तो इस नॉर्मली यदि हम ऐसे सोचें कि CO2 को मैंने बाहर रिमूव कर दिया तो यहाँ पर आपके पास बचेंगे RH, दैट इज द एल्केन। मतलब यदि किसी भी कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हम लोग CO2 को बाहर रिमूव कर देते हैं तो हम लोग एल्केन को प्रिपेयर कर पाएंगे। यदि हम लोग ऐसे कंडीशंस में देखते हैं कि इसके डेफिनेशंस पर यदि हम लोग देखें, इस कंपाउंड के प्रिपरेशंस के डेफिनेशंस को देखें तो पहला पॉइंट है when sodium salt of carboxylic acid is heated at 220 to 350 degrees Celsius in the presence of soda lime in 1:3 ratio, alkane is obtained as a major product. यदि हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करते हैं 220 to 350 डिग्री सेल्सियस, एल्केन्स जो है वो मेजर प्रोडक्ट की तरह आएगा CO2 के बाहर निकलने के बाद। यदि इस चीज को हम समराइज करते हैं, यदि इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी निकला कि एल्केन रिएक्टेंट जो ऐसे रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है वह एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, टाइम की कमी के लिए मैंने आपसे शॉर्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखा। ऐसे कंपाउंड में जो रिएजेंट है ये रिएजेंट होता है सोडा लाइम। रिएजेंट्स के तौर पर सोडा लाइम को लेते हैं। ऐसे जगह पर सोडा लाइम क्या है ना, NaOH एंड CaO का मिक्सचर है। निश्चित तौर पर ये 3:1 रेशियो में होने चाहिए। ये जो है 3:1 रेशियो में होने चाहिए। इस जगह पर ये सोडा लाइम बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तरह ये सोडा लाइम बिहेव करते हैं। अब बहुत सारे अच्छे सोफिस्टिकेटेड कंपाउंड्स जो हैं, रोल ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सोडा लाइम फर्स्ट ये चीफ होता है, एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कीप्स NaOH ड्राई। NaOH को ड्राई रखना बहुत जरूरी है क्योंकि NaOH जो है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड डज नॉट फ्यूज एंड अटैक द ग्लास। हम लोग CO की जगह पर दूसरे किसी भी अच्छे अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि CaO जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं और इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है, जो सिर्फ CaO के प्रेजेंस में और NaOH के प्रेजेंस में नहीं हो सकते हैं। 3:1 रेशियो में यदि दोनों को मेंटेन रखा जाए तभी ये काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रिएक्शंस में CaO का और NaOH मींस सोडा लाइम का होना बहुत ही जरूरत है। सोडा लाइम का होना बहुत ही जरूरत है। NaOH जो है मोलेक्युल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स के होते हैं
और वाटर मोलिक्यूल्स उसके मॉइस्चर जो है चारों तरफ आ जाते हैं। ये CO जो कैल्शियम ऑक्साइड से इस वाटर मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर हीट में जो कि मेंटेन रहते हैं 220 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस, फिर फर्दर जो है कैल्शियम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस चीज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो इससे भी अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो है वह ये रिसाइकल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शंस में सोडा लाइम लिया जाता है। डिकार्बोक्सिलेशंस में नेचर ऑफ रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक होते हैं। ऐसी जगह पर टेम्परेचर 220 टू 350 मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे जगह पर ये रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं और इस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को केवल CO ही मेंटेन रख सकते हैं, अदरवाइज कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मेंटेन नहीं रख सकते। ऐसे रिएक्शंस में फाइनल प्रोडक्ट्स एल्केन आते हैं। और यदि हम लोग सिंपल रिएक्शंस को पहले कंसीडर करें, यदि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये हाइड्रोजन एटम्स एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स है, the hydrogen atoms which is directly attached with highly electronegative element is considered as acidic hydrogen atoms, and acidic hydrogen atoms is replaced by metal or its compound। ये acidic hydrogen atoms हट के पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब NaOH के साथ रिएक्शंस करते हैं CO के प्रेजेंस में, टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और ऐसे जगह पर एल्केन RH का फॉर्मेशन होता है, ऐसे जगह पर RH का फॉर्मेशन होता है और Na2CO3 बाहर निकलते हैं। अब हम लोग दो सिंपल एग्जांपल्स को फर्स्ट कंसीडर करते हैं। यदि हम लोग CH3 COOH लेते हैं, ऐसे जगह पर सोडा लाइम से हीट करते हैं निश्चित तौर पर 220 टू 350 डिग्री सेल्सियस पर। यदि इस रिएक्शंस को हीट करते हैं तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे, तो फॉर्मेशन होगा सोडियम एसीटेट का। इन द सेकेंड स्टेप CH3 CONA वह फर्दर रिएक्ट करेंगे सेम चीज में और फॉर्मेशंस होंगे CH4 गैस का और Na2CO3 का बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली यदि हम लोग एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं C2H5 CONA, डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दिया गया और ऐसे जगह पर NaOH एंड CO दैट इज द सोडा लाइम को रख के हीट करते हैं 220 टू 350 डिग्री सेल्सियस। इस जगह से ऐसे जगह से ये कंसिडर्स निकल जाएंगे निश्चित तौर पर, आगे मैकेनिज्म्स में मैं बता रहा हूं। तो फॉर्मेशंस होंगे C2H6 प्लस Na2CO3 जो है वो बाहर निकल जाएंगे, दोनों ही जो है गैसियस प्रोडक्ट है। अब इसके रिएक्शंस मैकेनिज्म्स को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय मेटल्स। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स की जगह पर मेटल बैठेंगे और मेटल बैठने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस NaOH से जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होंगे दैट इज द OH माइनस और डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। OH माइनस अप्रोच करेगा कार्बन पॉजिटिव पर और जहां कार्बन पॉजिटिव पर अप्रोच करेगा तो इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। जहां हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर शिफ्टिंग होगा, कार्बन अपना वैकेंसी छोड़ेगा और OH अटैक करने के बाद ये प्लस एम इफेक्ट के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण बॉन्ड फिर ड्रॉप करेंगे, नेगेटिव चार्ज ड्रॉप करेंगे और R माइनस जो है बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस के थ्रू R नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप जो है वो स्लो होते हैं और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं और रिएक्शंस इंटरमीडिएट ऐसे जगह पर R माइनस कार्बाइनाइंस का फॉर्मेशन होते हैं और ये कार्बाइनाइंस जो है इस जगह से जो Na2CO3 का फॉर्मेशन हुआ, NaHCO3 का फॉर्मेशन हुआ, इससे एक हाइड्रोजन एटम्स को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिकार्बोक्सिलेशंस के लिए कि ये कार्बाइनाइन इस जगह से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। लेकिन यदि इस रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाए किसी भी सॉल्वेंट में दैट इज कंसीडर्ड एज एन HS, तो ये कार्बाइनाइन इस हाइड्रोजन एटम से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मींस यदि इस R माइनस, ये R माइनस में सॉल्वेंट का अमाउंट यदि ये DS हो जाए,
ड्यूटेरियम सॉल्वेंट लिया जाए तो फॉर्मेशंस एल्केन के जगह पर ऐसे कंपाउंड में आरडी का फॉर्मेशंस होगा। यदि ट्राइटियम्स के सॉल्वेंट्स को लिए जाए तो ऐसे कंपाउंड में आरटी का फॉर्मेशंस होगा। दैट मींस ऐसे रिएक्शंस में, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सबसे पहले आरएच का फॉर्मेशंस होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर देख लेना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या डाला हुआ है। सॉल्वेंट यदि एक्सेस यदि मेंशन है D2O या T2O तो ऐसे केस में आरडी और आरटी का फॉर्मेशंस होगा। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, in this reactions, decarboxylation reactions intermediate is carbene ion. That means stability of the carbene ion is directly proportional to rate of decarboxylation. जैसे जैसे कार्बाइन आयन्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि रेट ऑफ, जिस तरह से प्लस आई इफेक्ट जो है कार्बाइन आयन्स की स्टेबिलिटी को घटाएगा और माइनस आई इफेक्ट कार्बाइन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसीलिए प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस। प्लस आई यदि किसी भी कंपाउंड में प्लस आई ज्यादा है तो निश्चित तौर पर ऐसे कंपाउंड का रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस क्या होगा, कम होगा। और यदि किसी भी कंपाउंड में माइनस आई इंट्रोड्यूस ज्यादा किए हुए हैं तो ऐसे कंपाउंड का रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यदि हम दो एग्जांपल को कंसीडर करें, यदि हम लोग किसी भी जगह पर COOH लेते हैं और C2H5 और COH लेते हैं तो इस कंपाउंड में नेग्लिजिबल प्लस आई इफेक्ट है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। और इस कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ऐसे कंपाउंड में स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगे, ना कम हो जाएंगे। और जहां स्टेबिलिटी कम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे कंपाउंड का रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा हो जाएगा। यदि हम दो कंपाउंड कंसीडर करते हैं, यदि एक कंपाउंड कंसीडर करते हैं C, हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने के पहले एक ट्रिक को देखते हैं। यदि सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार जो डीकार्बोक्सिलेशन है वह सोडा लाइन में ही परफॉर्म किया गया है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन बहुत सारे रिएजेंट से होते हैं। यदि किसी भी जगह पर, यदि किसी भी रिएक्शंस में सोडा लाइन लिखा हुआ आइदर स्पेलिंग में या NaOH/CO है तो ऐसे रिएक्शंस में जस्ट कुछ नहीं करना है। आइदर यदि लाइन स्ट्रक्चर में नहीं है तो हाइड्रोजन्स को ऐड कर देना है या COH को रिमूव कर देना है। यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग एक ऐसे कंपाउंड को कंसीडर करते हैं और ऐसे कंपाउंड में यदि COH है, परमिशंस के साथ मैं शॉर्ट में सोडा लाइन बाय हीट लिख रहा हूं और जहां यदि इस कंपाउंड में दिख गया मुझे सोडा लाइन बाय हीट तो ऐसे कंपाउंड से COH को रिमूव कर देना है और प्रोडक्ट बनेंगे ये। यदि हम इस कंपाउंड को लेते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड लिए जा सकते हैं, यदि हम लोग इस कंपाउंड को लेते हैं और इसे यदि सोडा लाइन बाय हीट किया जाए तो जस्ट रिमूव COH ग्रुप और जहां हम लोग COH ग्रुप को रिमूव करेंगे तो ऐसे कंपाउंड में बेंजीन बनेंगे। लेकिन यदि हम लोग एक ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जो लाइन स्ट्रक्चर्स में नहीं है या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में नहीं है और ऐसे कंपाउंड में सोडा लाइन बाय हीट रखा हुआ है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए और जहां इस हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे C2H5+8, C2H6 इज द मेजर और मेन प्रोडक्ट। यदि किसी भी कंपाउंड में यदि C3H7 COH है और ऐसे कंपाउंड में सोडा लाइन बाय हीट है तो ऐसे कंपाउंड में जस्ट एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है तो प्रोडक्ट आएंगे, दैट इज द C3H8 इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स प्लस इन द Na2CO3। अब लोग हम लोग दो तीन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं टाइम के लिमिटेशंस के कारण। जब भी किसी भी जगह पर सोडा लाइन लिखा हुआ है प्लस हीट लिखा हुआ तो निश्चित तौर पर इस जगह पर यदि मैं रिमूव करके दिखाऊं और कोई ऑप्शंस नहीं है तो इस कार्बन के सेंटर पर क्या बनेंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन आयन। और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव प्लस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है और यहाँ पर जहां ये ड्रॉप करेंगे तो इस क्लोरीन को बाहर रिमूव होना होगा। जहां इस क्लोरीन को बाहर रिमूव होना होगा तो ऐसे कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशंस होता है यदि ये प्रोसीड्स करते हैं, लेकिन इस कारण से ऐसे कंपाउंड में जब भी सोडा लाइन डाला जाता है कि कोई भी रिएक्शंस परफॉर्म्स नहीं करते हैं। दैट मींस अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस में सिर्फ सोडा लाइन बाय हीट करने से ये ध्यान नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि कहीं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशंस नहीं हो जाए।
सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ ये हम लोगों को पता है कि यहाँ पर रिएक्शंस इंटरमीडिएट कार्बन माइनस है, दैट इज द कार्बन एंड इज द रिएक्शंस इंटरमीडिएट। जहां इस जगह पर ये कंपाउंड रिमूव होने के बाद यहाँ नेगेटिव आएंगे तो निश्चित तौर पर एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन होगा, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मेशन होने के कारण, फॉर्मेशंस करने जाने के कारण ऐसे कंपाउंड में कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस नहीं होंगे। अभी इस कंपाउंड को देखें, थोड़ा सा देख के इसके लूप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन जब भी कोई भी कंपाउंड लाइन स्ट्रक्चर्स में है और यदि सोडा लाइन बाय हीट किया गया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट COO को H को रिमूव कर देना है। सेम चीज मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं समय की कमी के कारण। ये कंपाउंड्स क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे या कंपाउंड प्रोडक्ट बनेंगे। और फर्दर हम लोग 2 क्वेश्चंस लेते हैं ऐसे जगह पर, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलेकुलर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। जब भी किसी भी जगह पर सोडा लाइन और हीट है तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि इस जगह पर, इस सेंटर पर कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बोएनायंस जो है ये जाके इस जगह पर इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे और डिपर्चर ऑफ Cl माइनस हो जाएंगे। दैट मींस 1 2 3 4 5 ऐसे कंपाउंड में साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यदि इस कंपाउंड में देखें, इस कंपाउंड में इस जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद इस सेंटर पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोएनायन। और ये कंपाउंड में ये ड्रॉप करने पर ऐसे जगह पर नेगेटिव के ड्रॉप के बाद Cl का डिपर्चर हो जाएगा। अच्छे लिविंग ग्रुप भी हैं, और जहां यहां पर Cl का डिपर्चर हो जाएगा, मैं कुछ समय सेव करने के लिए उधर नहीं लिख रहा हूं, द फाइनल कंपाउंड इज क्यूबेट। फर्दर और 2 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको फाइनल्स करते हैं। क्योंकि सोडा लाइन बाय हीट है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेंशंस कर चुका हूँ, हीट का मतलब 220 से लेके 350 डिग्री सेल्सियस है। जहां डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो इस वाले कार्बन के सेंटर पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जहां इस कार्बन के सेंटर पर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो ये इस डेल्टा नेगेटिव, दैट इज द डेल्टा पॉजिटिव, इस सेंटर्स पर आके अटैक करेगा। और जहां इस सेंटर्स पर अटैक करने के बाद ये Cl माइनस जो है उसका डिपर्चर्स हो जाएंगे लिविंग ग्रुप के कारण, और ऐसे कंपाउंड में एक बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगी। इसी तरह मैं यदि कार्बन सेंटर्स को बढ़ा देता तो इंटरमीडिएट इंटरफेरिंग कार्बन एटम्स की संख्या भी इंक्रीज कर जाता। सिमिलरली इस जगह पर इस कंपाउंड को देखें तो इस वाले सेंटर पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, और जहां इस जगह सेंटर पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, और ये नेगेटिव आके इस कार्बन पर अटैक करेंगे, और इस कार्बन पर अटैक करने के बाद ये Cl माइनस का डिपर्चर हो जाएगा, और जहां Cl माइनस का डिपर्चर हो जाएगा तो ऐसे कंपाउंड में ये बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चूंकि हम लोगों ने किसी बड़े स्टूडियो में ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया तो शायद थोड़ा सा आप लोगों को हेडफोन लगाने की जरूरत पड़ सकती है लिमिटेड टाइम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।